तो बच्चों, इससे पहले हमने स्कैटरिंग डिस्कस की थी। स्कैटरिंग में ही आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम। तो हम सॉल्यूशन करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का स्कैटरिंग की प्रॉब्लम लेके, और इसमें हम आपका ग्रीन फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्रीन फंक्शन की हेल्प से ही सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी मैं नेट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज बार बार मैसेज आते रहेंगे। तो मैंने अपना नेट ऑफ कर दिया है, जिससे कि बार बार मैसेज ना आए ऊपर। यही जनरली सत्य प्रकाश की बुक में दिया हुआ है, यही टॉपिक दिया हुआ है, और उसका टॉपिक का नाम है जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ द स्कैटरिंग थ्योरी। मैंने लिख भी रखा है इसके ब्रैकेट में, जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ द स्कैटरिंग थ्योरी, एसपी। एसपी मीन्स सत्य प्रकाश। तो मैंने तो पता नहीं कहाँ से लिया होगा। तो थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में अगर सबसे पहले क्या होता है, एक टारगेट होता है और उसके ऊपर क्या होता है, पार्टिकल्स डाले जाते हैं टारगेट के ऊपर। तो अगर बीम ऑफ पार्टिकल किसी टारगेट के ऊपर डाली जा रही है और वो स्कैटर्ड हो रही है, तो उस वहाँ ये स्कैटरिंग हम किसके प्रेजेंस में लेंगे, एक पोटेंशियल के प्रेजेंस में लेंगे। उस पोटेंशियल को हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल मान लिया है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल हम जनरली इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है इस स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल का। और जनरली यही फॉर्म मिलती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, जो एक ऑरिजिन पर काम करता है। तो अगर हम कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में और उसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स की कोई भी प्रॉब्लम श्रोडिंगर इक्वेशन से ही सॉल्व होती है। जैसे कि मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व होती है, इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है। तो हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ले ली। आपको पता ही है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यही होती है जो मैंने लिख रखी है, आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और अगर टाइम इंडिपेंडेंट लेनी होती है तो ये आप लोगों को पता है, क्योंकि आप 2 बार क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं। तो लेफ्ट साइड में ई साई ले लेते हैं, ई साई इक्वल टू द राइट हैंड साइड सेम। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाती है ये। तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेते हैं। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तब होती है जब टाइम की डिपेंडेंसी होती है और सिस्टम अगर स्टेबल हो जाए, यानी स्टेडी स्टेट एज ए सिस्टम में। जैसे कि हम काफ़ी लंबा समय हो जाए सिस्टम को चलते चलते, जैसे किसी चीज़ को आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ का आप टेम्परेचर उसको बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, उसे हीट प्रोवाइड करते रहें, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है उसकी हीट बढ़ते 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 कि जितनी हीट वो गेन करता है उतनी यहाँ हीट वो लॉस कर देती है, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। इसी तरह से हमने स्कैटरिंग में भी स्टेडी स्टेट ले ली। तो हमने मान लिया कि सपोज स्टेडी स्टेट हैज़ बीन रीच्ड। तो अगर स्टेडी स्टेट हैज़ बीन रीच्ड देन तो टाइम डिपेंडेंसी खत्म हो गई। फिर तो अगर टाइम डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ले लीजिए। जनरली हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेके ही सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो गई आपकी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ये आपको पता ही है, v पोटेंशियल है, e एनर्जी होती पार्टिकल है, और p लीनियर मोमेंटम है। और आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि p इज इक्वल टू क्या होता है, h क्रॉस k। ये भी आप निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू h क्रॉस k बड़े आराम से। k की वैल्यू आप निकाल लीजिए,
के की वैल्यू आपको पता ही होगा। कहाँ गया, के की वैल्यू रख दीजिएगा और एच क्रॉस की वैल्यू रख दीजिएगा, फिर वहाँ पे आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ कर लीजिएगा, तो पी की वैल्यू एच क्रॉस की आ जाती है। तो एनर्जी ई हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, पी लीनियर मोमेंटम हो गया। इस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस फॉर्म, इस फॉर्म में। वही इक्वेशन, यहाँ पे हमने के स्क्वायर को ये मान लिया और यू आर ये मान लिया, ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर को वी आर को यू आर मान लिया और ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर को के स्क्वायर मान लिया। तो हमारे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। इस तरह से लिख लेंगे। हम इजी बनाना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। आप लोग एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का टफेस्ट पार्ट है। इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स जो है ऐसे यूज़ होती है एक एक इक्वेशन में। जो आप बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना मैथमेटिकल फिजिक्स में, वो बस ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि इसमें हम ये वाला, सपोज ये ग्रीन फंक्शन बेजल्स फंक्शन लगा देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें हम कुछ और इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। वो बीच बीच के स्किप कर देते हैं सारे पार्ट्स, बस सीधे रिजल्ट लिखते हैं। तो बहुत हाई लेवल की मैथमेटिकल फिजिक्स या मैथमेटिक्स यूज़ होती है इसमें, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में। इसलिए एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बहुत टफ है समझना भी और सॉल्व करना भी, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप्स आपको याद रखने पड़ते हैं कि इसमें हमने ये लगा दिया, ये मेथड लगा दिया, तो हमें इसके बाद इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह में से मिल जाएगा, जैसा भी मैं बताऊंगा आपको ना आगे। तो ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, टाइम इंडिपेंडेंट। अगर हम कोई ग्रीन फंक्शन डिफाइन करें, हम ग्रीन फंक्शन डिफाइन करें इस फॉर्म में, ग्रीन फंक्शन को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे डेल स्क्वायर के स्क्वायर लिया है हमने, ध्यान रखिएगा, ऊपर दिखाता हुआ दोबारा, ये डेल स्क्वायर के स्क्वायर, डेल स्क्वायर के स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर के स्क्वायर जी ग्रीन फंक्शन, यू आर साई आर, इधर 4 पाई डेल। तो ग्रीन फंक्शन को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। डेल ड्रैग डेल्टा फंक्शन है, ये 3 डायमेंशनल है। अगर आर और आर प्राइम दोनों पर डिपेंड कर रहा है, एक है कोऑर्डिनेट आर, एक है आर प्राइम, और किसका, इस ऑपरेटर का डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का। अभी आगे हम क्लियर करते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा कि ग्रीन फंक्शन कैसे होता है, इसका क्या आइडिया है। ग्रीन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम इसमें ना। तो ग्रीन फंक्शन के लिए, ग्रीन फंक्शन किसी ऑपरेटर एल के लिए इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। कोई ऑपरेटर एल अगर उसे ग्रीन फंक्शन पे ऑपरेट करें तो इस तरह की फॉर्म मिल जाती है, ये जो फॉर्म मिली हुई है आपकी, डेल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मिल जाता है। तो हमने लिख दिया, इफ द ग्रीन फंक्शन ऑफ फॉर एन ऑपरेटर एल इज डिफाइंड एज दिस, मीन ऑपरेटर एल ऑपरेटेड ऑन ग्रीन फंक्शन गिव्स यू द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अगर इस तरह का होता है तब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ही आता है, एल साई इज इक्वल टू एफ आर। तब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, में थोड़ा सा गलत बोल गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आता है ये साई। अगर ग्रीन फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो, इक्वेशन 7 से डिफाइंड है ग्रीन फंक्शन, तब इक्वेशन 8 की फॉर्म में कोई अगर इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन इस तरह से दिया जाता है, उस तरह से निकल के आता है 9 से। ये ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इसके डिटेल में नहीं जाना आपको। ग्रीन फंक्शन बहुत लंबा फंक्शन होता है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत टफ होता है। जब मैंने अपने एमएससी में से ग्रीन फंक्शन मेथड यूज़ किया था अपने सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को, तो मेरी जो बड़े बड़े कंप्यूटर वाले पेज होते थे ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाले, वो पूरे पूरे पेज भर के एक एक इक्वेशन चलती थी, इतनी लंबी लंबी इक्वेशन बनती थी। ग्रीन फंक्शन बहुत टफ होता है, जैसे जैसे आप इसमें तरह तरह के और भी ऐड करते जाएंगे, मतलब इसमें
कई सारे फैक्टर सेट करते जाएंगे तो बढ़ता जाता है बहुत ज़्यादा। तो ग्रीन फंक्शन इतना ईजी नहीं है, लेकिन आपको हल्का सा समझा रखा है कि अगर ग्रीन फंक्शन इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से आता है। ये बस आपको याद रखना है। तो इक्वेशन 4, 6 और 9 को अगर आप कंबाइन कर लें तो आप वेव फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साई आर इज इक्वल टू दिस, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन 4, 6 और 9 की हेल्प से। मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया है, बाय कंपेयरिंग 4 and 8 वी गेट दिस एंड एफ आर इज इक्वल टू दिस एंड वी कैन रिराइट इक्वेशन 6 एज दिस। हल्का सा हिंट दिया है ना आपको। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं जो वेव फंक्शन अभी तक यूज़ किया आपने, जो हमारा साई आर वेव फंक्शन था 4, 6 और 9 को यूज़ करके। आप लोग चाहें, इसलिए मैंने ये कमेंट भी दिया है कि आप लोग चाहें तो इक्वेशन 25 और 26, 29, 32 घटक लोकनाथन की जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है इस पेज पे, उनका भी उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें दे रखा है थोड़ा सा। अब दोबारा देखिए, ग्रीन फंक्शन का हमने जिक्र कर दिया कि ग्रीन फंक्शन किस तरह का होता है, और अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो उसका ग्रीन फंक्शन सॉल्यूशन किस तरह से देगा। तो अब अगर हम फ्री पार्टिकल के केस ले लें तो फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन क्या होती है, ये आएगी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 5 के आर इज इक्वल टू 0। इसमें आपको क्लियर पता लग रहा है वी जीरो हो गया, फ्री पार्टिकल के लिए क्या हो गया वी जीरो। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस तरह का होता है इसका सॉल्यूशन 5 e टू पावर आई के डॉट आर, ये सॉल्यूशन होता है। तो अगर हमारा जो सॉल्यूशन अभी ऊपर हमने लिखा था साई आर का, उसे अगर हम जर्नल थोड़ा सा और जर्नल बनाना चाहें तो हम 12 को ऐड कर सकते हैं इसमें, 12 वाला भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसमें जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था। तो ई टू पावर आई के आर को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो हमने पहले सॉल्यूशन लिखा था मोर जर्नल बनाने के लिए। तो अब ऊपर वाला देखते हैं क्या था, ऊपर वाला था हमारा ये था इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10 में था यहाँ पे ना। और अब इसे मोर जनरल बनाने के लिए हमने इस तरह का सॉल्यूशन इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ये वाला। तो हमारा ये मोर जनरल सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन नंबर 13 से। ये तो ठीक है, हमारे वेव फंक्शन आ गया। इसे सॉल्व करना चाहेंगे हम, वेव फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहेंगे। वेव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे अगर हम इसकी सॉल्व करके, तो हमें दो तरह की समस्या आएंगी सामने। एक तो जो राइट हैंड साइड में ग्रीन फंक्शन आ रहा है, वो अभी तक हमें प्रॉपर नहीं पता कि ग्रीन फंक्शन किस तरह का है। अगर हमें एग्जैक्ट ग्रीन फंक्शन पता हो तो हम उसका सॉल्यूशन कुछ निकाल सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता ग्रीन फंक्शन क्या है, अभी हमारे लिए अननोन है। और दूसरा, हमें साई के आर की वैल्यू निकालनी है, और साई के की अनदर फॉर्म साई के आर प्राइम आपकी राइट साइड में इंटीग्रेंट में आ रही है। तो जिस चीज का सॉल्यूशन हमें निकालना है साई के आर का, वही आगे भी आ रहा है राइट हैंड साइड में तो निकालना है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह के में दो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो जी के आर की, एक तो जी के आर, इसका फॉर्म नहीं पता हमें, और ये जो साई के आर है जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये राइट हैंड साइड में भी आ रहा है इंटीग्रेंट में। तो ये इतना इजी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर ये केवल लेफ्ट साइड में होता तब भी एक बार को आप इंटीग्रेशन करके किसी तरह से सॉल्व कर लेते। तो ये इस कठिनाई की वजह से हमें कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने हैं, और अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए हम ग्रीन फंक्शन की हेल्प लेंगे। तो ग्रीन फंक्शन की हेल्प लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का ग्रीन फंक्शन मानेंगे जिसका सॉल्यूशन इस तरह का हो, ये डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जी ग्रीन फंक्शन है बेटा। और ग्रीन फंक्शन किस किस का फंक्शन है, ग्रीन फंक्शन मीन्स फंक्शन विच इज अ फंक्शन, ग्रीन फंक्शन मीन्स एक फंक्शन होता है, और किसका होगा, के और आर का, के और आर पे डिपेंडेंट होगा ये। और ये ग्रीन फंक्शन, ये पहले भी ये हम फॉर्म लिख चुके हैं इससे पहले। तो ग्रीन फंक्शन हमने इस तरह का एक लिया,
अगर गेन फंक्शन ये लिया तो इसके फूरियर इंटीग्रल क्या होंगे? फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आइडिया होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसका ग्रीन फंक्शन का और डेल्टा फंक्शन का, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इस फॉर्म में। ये आपको पता है या मानना है कि पता है? आपको एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में कई सारी मैथमेटिक्स की चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सीधे सीधे लिखनी होंगी, यूज़ करनी होंगी, क्योंकि इन्हें अगर प्रूव करने लगे तो ये वैसी एक्सप्रेशन बहुत टफ होते हैं, उसके बाद ये बढ़ता ही जाएगा लगातार। तो आपको ये मानना पड़ेगा फूरियर इंटीग्रल इनके क्या होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। इन्हें इक्वेशन हमने 15 और 16 लिख दिए, और 15 और 16 को 14 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 15 और 16 से वैल्यूज 14 में अगेन रख दी, तो 14 में जब वैल्यू रखेंगे तो आपकी ये इक्वेशन है। ये आप रख के देख लेना, बहुत आसानी से आ रही है। ये आ गई। इसमें जो डेल स्क्वायर के स्क्वायर है, ये इंटीग्रेंट के अंदर ले आओ, इसे यहाँ पे ले आओ अंदर। अगर आप इसे अंदर ले आएंगे तो ये डेल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये है इस फॉर्म में लगभग डेल स्क्वायर इक्वल टू दिस, लाइक दिस। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर तो अंदर आके डिफरेंशिएशन करेगा, और ये डिफरेंशिएशन जब करेगा तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेगा, और 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन जब करेगा तो क्या करेगा? ये सपोज इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये कर रहा है, तो ई टू पावर आई के डॉट आर, आर के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो एक के प्राइम फैक्टर आ जाएगा, एक बार के प्राइम बाहर आ जाएगा, फिर दोबारा करेगा, फिर के प्राइम बाहर आ जाएगा। समझ गए? तो ये जो है, ये फैक्टर, ये इसे डिफरेंशिएट कर रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा। और एक के स्क्वायर है, और आपको पता है ई टू पावर आई एक्स का डिफरेंशिएटर ई टू पावर आई एक्स ही होता है। तो के प्राइम आता रहेगा, के प्राइम आता रहेगा, के प्राइम स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक के स्क्वायर फैक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के प्राइम माइनस के प्राइम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और सेम मल्टीप्लाई डी के प्राइम। ये जब डेल स्क्वायर के स्क्वायर अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करके। दोबारा बता रहा हूँ, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद कोफिशिएंट आएगा आई के प्राइम, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आ जाएगा आई के प्राइम, कोफिशिएंट तो हो जाएगा माइनस के प्राइम स्क्वायर, वो के प्राइम स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये आ गया माइनस के प्राइम स्क्वायर, ये आ गया माइनस के प्राइम स्क्वायर। तो इसी तरह से आगे बढ़ गए, और इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर करें, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी के प्राइम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों इंटीग्रेंड को कंपेयर करने से आ जाएगी, सेम सेम को कंसीडर करके। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई को इधर ले आओ, ये ले आओ, ठीक है ना, और ये वाला पूरा फिर कोफिशिएंट जो होगा ये 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, फिर तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 17 आ जाएगी। हमें ये करना है, बार बार सब्स्टिट्यूशन करना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, फिर बैक जाना है, फिर बैक में वैल्यू रखनी है, फिर अप्रोक्सीमेशन लगाना है, इस तरह से। तो यही इक्वेशन 17 की जो वैल्यू थी, ये आपने इक्वेशन नंबर 15 में रख दी, तो आपको ये मिल जाएगा, गेन फंक्शन ये मिल जाएगा 15 पे रखने पे। अब आपको पता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो इंटीग्रल लिया जाता है वो इस फॉर्म में लिया जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल। और हमारा क्या था, ये था डी के प्राइम, हमारा डी के प्राइम था, ये था। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किस फॉर्म में लिया जाता है, या तो ये या इस फॉर्म में ऐसे लिया जाता है, ये फैक्टर लगाया जाता है।
तो इस फैक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है इसका और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है, तो वॉल्यूम स्पेस इंटीग्रल करना है, के स्पेस के अराउंड इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, ये वाला फैक्टर के स्क्वायर दिस मच। और पोलर एक्सिस के लिए के जेड प्राइम के लूँगी, ये आर के लूँ। तो इसमें इंटीग्रेशन इस तरह का आपने रखा, तो देखो ये थोड़ा सा दोनों लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर का भी देखते रहो बेटा और नीचे का भी। तो ये आ गया, देखो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर, नीचे नीचे ऊपर का गायब हो गया, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, ये गायब हो गया। ये देखो 1/2 पाई स्क्वायर 1/2 पाई स्क्वायर e⁻i k.r e⁻i k.r है, k.r cos थीटा प्राइम, डॉट प्रोडक्ट को खोल लिया, नीचे के प्राइम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, के प्राइम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या बचा, यहाँ डी के प्राइम था ऊपर, ये डी के प्राइम बोलने लगा, ये आ गया डी के प्राइम नीचे, तो क्या बचा एक्स्ट्रा, के प्राइम स्क्वायर बच गया, साइन थीटा डी थीटा और यहाँ पे डी फाई आ गया, और यही लगाया था के प्राइम स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, यही हमने एक्स्ट्रा लगाया, तो यही बच गया यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपेयर करने पे, तो यही हमने रख दिया है इंटीग्रेशन में, यही बढ़ा दिया सीधा ना, 3 डायमेंशनल स्पेस के अराउंड इंटीग्रेशन कर दिया, के स्पेस के अराउंड इंटीग्रेशन कर दिया, और उसमें क्या लगा दिया, इंटीग्रेंट में क्या लगा दिया, के स्क्वायर, इंटीग्रेंट पर लगा दिया के स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे 0 to इन्फिनिटी, ये है ये टर्म है, हाँ इस 0 to 2 पाई, इसका तो इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 पाई था, ये 2 पाई था, 2 पाई स्क्वायर था, यहाँ पे 2 पाई है, तो केवल 1/पाई बच जाएगा, ये तो यहाँ आ गया, के प्राइम स्क्वायर को के प्राइम स्क्वायर लिख दिया, डी के प्राइम को डी के प्राइम लिख दिया, के प्राइम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को के प्राइम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिख दिया। इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इस इंटीग्रेशन को, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ये, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होगा, तो डी थीटा को एक्स में कन्वर्ट करो, फिर साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, इस तरह से करके इसका इंटीग्रेशन ही आ जाएगा, आई के प्राइम आर आ जाएगा। ये वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, उसे यूज़ करके भी आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन का शौक है सॉल्व करने का, तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई के प्राइम ये रहा, और के प्राइम स्क्वायर ऊपर है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, के प्राइम ये है, के प्राइम स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, ऐसे ही यहाँ पे ये जो आर है, ये आर यहाँ आ गया, पाई यहाँ आ गया, ये आई यहाँ आ गया, के प्राइम जो बचा वो यहाँ आ गया, डी के प्राइम ये आ गया, के प्राइम स्क्वायर और के ये यहाँ आ गए दोनों, यहाँ लिमिट थी 0 to इन्फिनिटी, अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करेंगे तो इस इंटीग्रेशन इस वैल्यू को आप सीधे ले सकते हैं, e⁻i⁻r, ये आप डबल करके देख लेना, इसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करने पर डबल हो जाता है ना, तो इसे इस तरह से लग सकते हैं, आप सॉल्व भी करके देख लेंगे, बहुत इजी है ऐसे लिखना। यहाँ लिमिट बदल दी है बस, 0 to इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दिया है, तो इंटीग्रेशन और ईजी हो गया यहाँ पे, क्योंकि स्पेस हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लिया है। अब थोड़ा सा अभी बहुत प्रॉब्लम है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, अगर के प्राइम इसमें हमें कंटूर इंटीग्रेशन मेथड लगाना पड़ेगा। अगर आपने कंटूर इंटीग्रेशन किए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, जहाँ तक मेरा अंदाजा किए होंगे, करवाए होंगे सर ने ना मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको कंटूर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इस तरह के जो वो होता है, इस तरह के जो इंटीग्रेशन आते हैं वो कंटूर मेथड से सॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें सिंगुलरिटीज़ आती हैं,
सिंगुलरिटीज माने ये इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होगा कि ये कंटिन्यूटी में, जैसे ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चल रहा है, इस वैल्यू के लिए इस वैल्यू के लिए इस वैल्यू के लिए हर वैल्यू के लिए क्या हो सॉल्व हो जाए, ऐसा ऐसा नहीं होता। हो सकता है ये इंटीग्रेशन जो है यहाँ तक सॉल्व हो, इसके बाद इस वैल्यू को के लिए ना हो, फिर यहाँ तक सॉल्व हो, फिर इस वैल्यू के लिए ना हो, फिर यहाँ तक सॉल्व हो, फिर इस वैल्यू को छोड़ना पड़े, ऐसे करके। तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती है टिपिकल, उनके लिए इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उन वैल्यूज को हम छोड़ देते हैं। और कैसे मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे एक वैल्यू आई, सपोज इसकी वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, सपोज ये के प्राइम वैल्यू के लिए छोड़ दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन, के वन प्राइम के लिए छोड़ दिया, तो हम ये जो छोटा सा एरिया है ये, इसे मान लेंगे के वन प्राइम प्लस ईटा, के वन प्राइम माइनस ईटा, इस तरह से मान लेते हैं सिंगुलरिटीज में कि के वन प्राइम माइनस ईटा के लिए ये के वन प्राइम माइनस ईटा ये रीजन हो गया, के वन प्राइम प्लस ईटा ये रीजन हो गया, इस तरह से कुछ मान लेते हैं। फिर अगला रीजन ये मान लेंगे यहाँ तक सॉल्व होगा, यहाँ तक सॉल्व होगा, ये सिंगुलरिटीज आ जाती हैं यहाँ पे। कंटूर इंटीग्रेशन का आपको अगर आइडिया हो तो, नहीं हो तो फिर कंटूर इंटीग्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो कंटूर इंटीग्रेशन इस तरह से होता है बेटा, ये मैंने कर रखा है रियल के। देखो ये सिंगुलरिटीज है यहाँ पे, एक माइनस के पे मान ली, एक प्लस के पे मान ली, और माइनस के माइनस आई ईटा डिवाइडेड बाई 2 के, ये भी अभी आकर दिखाएंगे डिवाइडेड बाई 2 के कैसा है। ऐसे ही यहाँ पे ये सिंगुलरिटीज माननी है कि इंटीग्रेशन सॉल्व तो होगा लेकिन इन पॉइंट्स को छोड़ छोड़ के ऐसे ऐसे इस तरह से सॉल्व हो रहा। अगर आप इस तरह के इंटीग्रेशन को कंटूर इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो कंटूर इंटीग्रेशन एकदम मेरा हाथ लग गया उस पे पेज पे, वो पता नहीं कहाँ चला गया। आने वाला है, मेरा हाथ उस पर लग गया पेज के नीचे जाने वाले पे, पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए यहाँ आ गया, कहाँ तक आ गए थे हम, 18 19, हाँ तो ये आ गया था 19 तक। इसे हम कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से, कुछ लोग कंटूर बोल देते हैं, कंटूर जनरली कंटूर कहलाता है ये, तो कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, या मैं थोड़ा सा प्लस ईटा लगा दिया है, मैंने लिख भी दिया आपके लिए, सिंगुलरिटी इनफैक्ट मीन्स ए काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉट इंक्लूडिंग सर्टेन पॉइंट्स। ये सिंगुलरिटी, ये कंटूर इंटीग्रेशन अगर आपने करा होता तो आपको पता होता, ये कंटूर इंटीग्रेशन इटसेल्फ एक बहुत लंबा वो है सॉल्यूशन है, जो कि हमने एक ही स्टेप पे ले लिया कि कंटूर इंटीग्रेशन यूज़ करके हम ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ यूज़ करनी होगी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स जो है जनरली कहते हैं ये फिजिक्स ऑफ थॉट्स है, और फिजिक्स ऑफ थॉट्स में हायर मैथमेटिक्स अगर लगा दो, हाई ग्रेड की मैथमेटिक्स लगा दो तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बन जाती है। तो इसमें हमें कई सारे सॉल्यूशन समझने पड़ेंगे कि जैसे इसमें हम कंटूर इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा, जैसे हमने मान लिया ये मिल जाएगा। इसमें जी का जो सॉल्यूशन है उसे हमने जी ना लिख के जी का प्लस ईटा के आर लिख दिया है, जी प्लस ईटा। जैसे जैसे आप अप्रॉक्सीमेशन लगाते जाएंगे सॉल्यूशन मिलेंगे, आप थोड़ा डिफरेंट करते जाएंगे सॉल्यूशन के सिंबल्स को, ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं सिंबल्स को लेते रहेंगे, फिर जो पहले मिला था वो वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद वो क्या मिलेगी, दूसरी मिलेगी, तो उन थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है ईटा इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा सा नंबर है पॉजिटिव। हम इक्वेशन 20 को सॉल्व करेंगे। हमें तो क्या चाहिए था, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन चाहिए था। तो इक्वेशन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ईटा को जीरो की तरफ मान लेंगे कि ईटा इज टेंडिंग टू जीरो। अगर ईटा जीरो हो जाए 20 इक्वेशन को सॉल्व करके, हम क्योंकि हमने ईटा पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है तो ईटा डिसकंटिन्यूटी को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ईटा जीरो हो जाए तो जो इसका रिजल्ट होगा जी प्लस आर का, जो भी आपने इक्वेशन नंबर 20 में लिखा है
वही क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 14 का हो जाएगा। हम 14 से अप्रोक्सीमेशन लगाते चलें ग्रीन फंक्शन मेथड यूज़ करते रहें, और फिर फाइनली हमें एक कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन उसमें जो अगर हम ईटा जीरो जब तक नहीं लेंगे तब तक हम पुरानी कंडीशन में नहीं आ पाएंगे, कंटिन्यूस कंडीशन में। तो ईटा जब टेंडिंग टू जीरो ले लेंगे तो हमें सॉल्यूशन टेंडिंग टू 14 हो जाएगा। इफ वी टेक ईटा टेंडिंग टू जीरो, ओ सॉरी ईटा मैंने बना दी, इफ वी टेक ईटा ही नहीं बन पा रहा, क्या हो गया, इफ वी टेक, क्या मेरे हाथ से चली रहा, ईटा टेंडिंग टू जीरो, then the solution will tend to equation 14 solution। तब इक्वेशन 14 का सॉल्यूशन हो जाएगा जैसे से ईटा जीरो की तरफ, और ईटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन 14 का हो जाएगा। इस इंटीग्रेंट के जो इक्वेशन 20 में पोल क्या होंगे, पोल आपको नीचे दिखेंगे, इक्वेशन 420 में दोबारा जाते हैं नीचे, ये रहे पोल, आगे 20 ये है, ये रही इक्वेशन 20 ये है। इसके पोल के लिए क्या होगा, जीरो को मान लो केस, ये जीरो दोबारा देते हैं, नीचे वाला जीरो रख दो जो मैंने गोला लगाया था इक्वेशन 20 में, तो पोल क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन जीरो रख दोगे तो आ जाएगा, यानी कि दिस फॉर स्मॉल ईटा ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस आई ईटा टू द पावर हाफ, ऐसा हो जाएगा। या के कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आके के हो जाएगा, के 1 प्लस आई ईटा डिवाइडेड बाई के टू द पावर हाफ हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर। अब इसमें आप वो लगा दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, तो हो जाएगा 1 प्लस आई ईटा डिवाइडेड बाई 2k, ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का आ जाएगा। नहीं यहाँ एट के स्क्वायर आएगा शायद, हाँ यहाँ के स्क्वायर आएगा, 2k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, के स्क्वायर से डिवाइड किया था ना, बाहर के स्क्वायर कॉमन लिया था, तो 2k स्क्वायर आएगा। इसके ब्रैकेट के बाहर के भी था, जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दोगे तो फिर के से फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जब के से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा आपका, ये आ अगेन लिमिट अगर ईटा टेंडिंग टू जीरो तो के प्राइम इज इक्वल टू, के प्राइम विल टेंड टू जीरो, के प्राइम टेंड टू के, व्हेन एज ईटा टेंड्स टू जीरो के प्राइम टेंड्स टू के। और उसमें इंटीग्रल क्या देगा फिर उस कंडीशन में, जी प्लस के की वैल्यू क्या आएगी, जो भी ऊपर लिखी थी ये वाली जी की प्लस के की, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें रेजिड्यू आ रहे थे, हमारे क्या रहे थे, डिसकंटिन्यूटी आ रही थी किसमें, कंटूर इंटीग्रेशन में, एक प्लस ईटा पे आ रही थी, एक माइनस ईटा पे आ रही थी। तो अगर हम ईटा की जगह माइनस ईटा ले लें तो ईटा की वैल्यू जीरो से बढ़िया, ध्यान रखिएगा, ईटा इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तब ये आ जाएगा। जब ईटा प्लस था तब सॉल्यूशन ये था, जब ईटा माइनस था तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा 22 से। तो ग्रीन फंक्शन की, ये मैंने लिखा, ग्रीन फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, किस पे, सिंगुलरिटीज पे डिपेंड करेंगी। अगर हम टाइम डिपेंडेंसी ले लें तो ई टू पावर, पहले टाइम इंडिपेंडेंट जब ली थी तो हमने लिया था ई टू पावर आई के आर डिवाइडेड बाई आर लिया था, ऐसे लिया था, ई टू पावर माइनस आई के आर डिवाइडेड बाई आर लिया था। टाइम डिपेंडेंट ले लेंगे तो ई टू पावर, टाइम डिपेंडेंट में ई टू पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी ले लेंगे, टाइम को और इनकॉर्पोरेट कर दो, यहाँ जी की जगह के आर ना लगा के आर टी लगा दिया, टाइम डिपेंडेंट ग्रीन फंक्शन ले लिए, तो ये आ जाएंगे। ये सॉल्यूशन से ये किसे करस्पॉन्ड करते हैं, आउट गोइंग
एंड इनकमिंग स्फेरिकल वेव्स को, जी प्लस एंड जी माइनस करस्पॉन्ड टू द आउटगोइंग एंड इनकमिंग स्फेरिकल वेव्स। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस माने हमारे जो स्कैटरिंग का केस ले रहे हैं, हमारी वेव जो आउट गोइंग स्फेरिकल वेव्स है, तो जी प्लस के आर इक्वेशन नंबर 13 में यूज़ कर लिया, जी प्लस के आर की वैल्यू, और उस साई की वैल्यू को साई के प्लस आर लिख दिया जो वहाँ पे वैल्यू थे, तो आपको ये मिल जाएगा। जी जहाँ पे था ना, जी इक्वेशन नंबर 13 में, वहाँ जी प्लस के आर की वैल्यू रख दी है, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 25 मिल जाएगी। तो आपको इक्वेशन नंबर 20 मिल गई। अब थोड़ा सा फिर और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगाएंगे थोड़ा सा, जैसे आपका के मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो देखो मॉड ये आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ ए माइनस बी आती है, तो ये आ जाएगी। इसमें फिर और थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगाया, इसमें क्या किया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, यानी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, तो कि पावर 1/2 है, इसलिए बाहर क्या आएगा, आर आएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। यहाँ पे वेक्टर आर को हमने उसमें बदल लिया है बेटा, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड में, तो आर स्क्वायर था ना यहाँ पे, जैसे वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर आर होता है यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, या आप कह सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ आर क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ये होता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसे, यूनिट वेक्टर ऑफ आर ये है ई आर, यहाँ पे ई आर इज यूनिट वेक्टर ऑफ आर, तो इस फॉर्म में ले लिया, ये आ गया, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म लगा दिए ऊपर वाली इक्वेशन पे, इस इक्वेशन में जो ऊपर इक्वेशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया तो ये आ गया, और फिर उसके बाद इसे खोल लिया तो ये आ गया, इसे अगेन ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में जो थी, ये वाली इक्वेशन थी, इसमें अगेन सब्स्टिट्यूट 25 में अगेन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको ये वाली फॉर्म मिल गई, ये मिल गया। रीअरेंज कर दिया थोड़ा सा, ये मिल गया। रीअरेंज कैसे किया, ये डी आर प्राइम था, आर प्राइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, तो ई टू पावर आई के आर को बाहर लिया है इंटीग्रेशन के, यहाँ लिया है ई टू पावर आई के आर, ठीक है, और यहाँ के प्राइम को हमने के यूनिट वेक्टर आर मान लिया, यूनिट वेक्टर आर को मैंने ई आर लिखा है, ये वाला इंटीग्रल जो है लिपमैन स्विंजर इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल स्कैटरिंग कहलाता है। ये इक्वेशन आपकी आ गई है, ये इक्वेशन जो है ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू श्रोडिंगर इक्वेशन 4 प्लस द बाउंड्री कंडीशन टेकन केयर थ्रू ग्रीन फंक्शन जी प्लस के आर, इक्वेशन 4 की है और हमने बाउंड्री जो ग्रीन फंक्शन इनकॉर्पोरेट किया है उसकी जो कंडीशन लगाई है उसे मिला के इक्वेशन मिली है। एसिम्प्टोटिक एक्सप्रेशन 26 का, एसिम्प्टोट्स भी आपको पता होंगे ना, एसिम्प्टोट्स आपने बीएससी में भी पढ़े होंगे और एमएससी में भी पढ़े होंगे। एसिम्प्टोट्स जो इन्फिनिटी पे मिलते हैं,
जिनके लिए आर क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। तो एसिम्प्टोटिक एक्सप्रेशन 26 को अगर देखें, व्हेन आर इज वेरी लार्ज, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमने यहाँ पे नया नया इनकॉर्पोरेट कर दिया, एफ के थीटा फाई। यहाँ पे एफ, इस इंटीग्रेशन को हमने एफ के थीटा फाई मान लिया तो ऊपर आ गया। यानी 26 में हमने एफ के थीटा फाई, यानी एफ के थीटा फाई दोबारा लिखता हूँ, इस इंटीग्रेशन को हमने एफ के थीटा फाई मान लिया 26 में। तो जब 26 में एफ के थीटा फाई मान लिया और आर को इन्फिनिटी की तरफ, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी मान लिया, तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। और एफ के थीटा फाई यहाँ पे जो माना है, यह स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कहलाता है। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हमने फिर अगेन थोड़ा सा रिप्लेसमेंट किया है, यहाँ पॉजिटिव साइन हटा दिया है। पिछले साई के प्लस आर लिखा था ना, तो इस सॉल्यूशन में हमने थोड़ा सा चेंज करने के लिए पॉजिटिव साइन हटा दिया है। लेकिन साइन लगाना हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, पॉजिटिव लगा रहे हैं, नेगेटिव लगा रहे हैं, सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि ये आउट गोइंग स्फेरिकल वेव्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चाहे पॉजिटिव लगाएं चाहे ना लगाएं, यहाँ लगा भी सकते थे पॉजिटिव, लेकिन अननेसेसरी क्यों इनकॉर्पोरेट करें। हमें पता है कि एफ के थीटा फाई हो या एफ के प्लस थीटा फाई हो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की वेव्स को, यानी कि आउटगोइंग स्फेरिकल वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको ये वीडियो लेक्चर भेज रहा हूँ। इन वीडियो लेक्चर्स को भेजने में, क्योंकि मुझ पर कई क्लासेस में प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहते हैं कि हमारा, जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो कभी उनका बोर्ड साफ़ नहीं दिखता, कभी कहते हैं कि हमारा इस समय नेटवर्क इश्यू आ गया है। एक बच्चे ने तो मुझसे कहा था बीएससी में कि हम 3 भाई बहन हैं और सर 3 फ़ोन पे एक साथ चलाते हैं तो बहुत धीमा हो जाता है, इतने सारे नेट हम नहीं यूज़ कर सकते ना हर फ़ोन में अलग अलग पढ़वा के, तो आप कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भेज दिया करो। तब से मैंने सोचा कि ऑनलाइन लेक्चर्स ही रिकॉर्ड करके भेजा करूँगा, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास में भी मुझे यही नोट्स पढ़ाने होते हैं आपको, तो मैंने सोचा ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भेजा करूँगा। इन लेक्चर्स को आप देख भी सकते हैं बार बार ना, फ़ायदा ये है। बोर्ड पे तो मैंने एक बार जो पढ़ा दिया, तो एक बार पढ़ा दिया वॉश आउट हो जाता है बोर्ड पे, आप उसे रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन इन लेक्चर्स में आप मुझे बार बार सुन सकते हैं, कोई लाइन देखनी हो, कुछ देखना हो, नोट्स देखने हो, तो बार बार देख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख के भेजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब सफिशिएंट डाउट्स हो जाएंगे तो मैं आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में क्लास ले सकता हूँ। आज मुझसे मयंक ने कहा भी था कि सर हमारी ऑफलाइन क्लास ले लीजिए फ्राइडे को, तो मैंने मयंक से कहा था कि आप लोग मुझे डाउट्स लिख के भेजिए कि मुझे फ्राइडे जो डाउट डिस्कस करना है किस किस यूनिट में करना है और कौन कौन से करने हैं। तो आप लोग जो भी आपको समस्या है वो आप मुझे लिख लिख के भेजिए, जिससे मैं मेंटली प्रिपेयर होकर आऊँ, जो भी क्लास लूँगा उसमें वही डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। जो भी टॉपिक में, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो वो टॉपिक लिख के भेज दीजिए, फिर मैं आऊँगा उसी हिसाब से प्रिपेयर करके लाऊंगा, उसी के नोट्स लेके आऊँगा उन्हीं टॉपिक्स के आपके पास। तो आप मुझसे पूछेंगे जैसे क्लास में कि सर मुझे इस टॉपिक में ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं हाथ के हाथ क्लास में वही समझा दूंगा आपको। ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं और टीचर्स तो ले रहे हैं, शुरू कर दिया और टीचर्स लेनी, और कुछ समय बाद तो ऑफलाइन क्लास लेनी है। तो आपकी कन्वीनियंस से आप जैसे चाहें कर सकते हैं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ा सकता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर्स अपने अटैच करके भी भेज सकता हूँ। तो इस लेक्चर को मैं अभी यूट्यूब लिंक के थ्रू आपको फिर भेजूँगा। तो आज ख़त्म करते हैं, इस नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है फिर।